क्या आज आपको एक दो राज्यों में सरकार चला रहे महत्वपूर्ण राजनीतिक दल के नेता प्रवक्ता होने के कारण डर लगता है कि अगर मुफ्त में हम सब कुछ देते रहे, कर्ज हमारे देश पर, देश के राज्यों पर बढ़ता रहा, तो कहीं हम श्रीलंका की राह पर ना चल पड़े? ये सोचकर भी डर लगता है। हम कहना भी नहीं चाहते, निकालना भी नहीं चाहते मुंह से ये बातें सौरभ जी, लेकिन हम ऐसा सोचते हैं। आपको डर लगता है या हम बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं? सही जी, आपने दो तीन बातें कही और मैं आप ही की बातों पे रहूंगा, इधर उधर नहीं भटकूंगा। पहली बात, क्या मुझे ऐसा लगता है कि हमारी ये जो पूरी की पूरी व्यवस्था है ये सस्टेनेबल नहीं है? मैं अपने आंकड़ों पे नहीं जाऊंगा, केंद्र सरकार के आंकड़ों पे जाऊंगा। सीएजी की ऑडिट हुई है, अभी हुई है कुछ महीने पहले, एक महीना भी नहीं हुआ है। सीएजी की ऑडिट ने कहा है कि दिल्ली पूरे भारत के अंदर इकलौता राज्य है जो रेवेन्यू सरप्लस है, मतलब हमारे पास पैसा ज्यादा है। और ये तब है जब 7 साल से अरविंद केजरीवाल की सरकार चल रही है। 25% से ज्यादा बजट हम एजुकेशन को दे रहे हैं, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त शिक्षा, मुफ्त स्वास्थ्य, हर एरिया के अंदर मोहल्ला क्लिनिक, ये सब हो रहा है। उसके बावजूद हम रेवेन्यू सरप्लस हैं। जिस दिन अरविंद केजरीवाल ने सरकार बनाई थी, दिल्ली का जो बजट था वो 34,000 करोड़ रुपए होता था। इस बार जब मनीष सिसोदिया जी ने बजट पेश किया तो 80,000 करोड़ से ज्यादा था। दिल्ली की पर कैपिटा इनकम देश के पहले 2-3 राज्यों में है, नीचे नहीं है, टॉप के राज्यों के अंदर है। तो ये वो आंकड़े हैं जो हमने नहीं बनाए, केंद्र सरकार के आंकड़े। और सुनिए गुजरात के बारे में सीएजी ने क्या कहा। गुजरात के बारे में सीएजी ने कहा कि अगर आप इसी तरीके से डेप्ट यानी कि ऋण लेते रहे तो आप एक डेप्ट ट्रैप के अंदर फंस जाएंगे। आपने उत्तर प्रदेश के ऋण के आंकड़े बताए, गुजरात के बताए। लगभग सभी राज्य, चाहे वो कांग्रेस के हों चाहे वो भाजपा के हों, लगभग सभी की हालत इसी तरीके की है। अरविंद केजरीवाल एक आईआईटीएन है, आईएएस ऑफिसर रहे हैं, समझते हैं इकोनॉमी कैसे चलती है। अगर दिल्ली को हमने दिवालिया कर दिया होता तो दिल्ली की दिवालिया बंद दिख रहा होता। अब जो मेरे दो भाई बोल रहे हैं स्कूल नहीं बनाए, अस्पताल नहीं बनाए, ये नहीं किया, वो नहीं किया, अगर इनके इस झूठ का जवाब मैं दूंगा तो मेरा समय खराब होगा। इनका जवाब दिल्ली की जनता हर बार विधानसभा के चुनाव में देती है। कांग्रेस शून्य पे अटकी हुई है, भारतीय जनता पार्टी 3 सीट 8 सीट पे अटकी हुई है। ये जवाब दिल्ली के लोग देते हैं। आप ये टेलीविजन स्टूडियो में तो बोल सकते हैं कि एजुकेशन में कुछ नहीं हुआ, हेल्थ में कुछ नहीं हुआ, मोहल्ला क्लिनिक में कोई नहीं है, मगर दिल्ली की गलियों में जाके ये बात नहीं कह सकते क्योंकि जनता पकड़ लेगी। जनता पकड़ के इनको अस्पतालों स्कूलों में ले जाएगी। जनता जिन स्कूलों में जाके हर साल वोट डालती है तो जनता को पता है कि वो स्कूलों की हालत 5 साल 7 साल पहले क्या थी और अब जब तो उसकी हालत क्या है। ये सच्चाई है। आ रहे हैं ना, आपके पास आ रहे हैं। धन्यवाद सौरभ जी। आलोक शर्मा जी, शहजाद भाई, आलोक जी के बाद आपका नंबर आएगा। आप प्लीज, पूरा समय आपके पास होगा। काफी समय है आज हमारे पास, मेहमान 3 ही हैं आप लोग, खूब बोलिएगा। आलोक शर्मा जी, आलोक शर्मा जी, आप अभी आपकी बातें भी हमने सुनी, उसके अलावा भी आपके नेता जो हैं राहुल गांधी, वो लगातार ये कहते रहते हैं कि हमारे देश में महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी बढ़ रही है, किसानों की स्थिति दयनीय है, किसानों ने लंबा चौड़ा आंदोलन किया था, वो सब समाप्त हो गया। लेकिन जब भी वोट देने की बात आती है तो कांग्रेस पर विश्वास देश की जनता नहीं करती। और आलोक जी, दूसरा जो एक राजनीतिक कुशलता होती है, रणनीति बनाई जाती है, राजनीतिक बिसात पर जो चालें चली जाती हैं, आपको लगता है कि वहां भी कहीं ना कहीं कांग्रेस पिछड़ रही है? वो जो बीजेपी ने एक समय नारा दिया था कांग्रेस मुक्त भारत का, उस तरफ बहुत तेजी से अब कांग्रेस बढ़ रही है, डर लगता है आपको? देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस जो है वो भारतीय लोकतंत्र की आत्मा है और आत्मा अगर मर जाएगी तो भारतीय लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा। हमें कोई डर नहीं लगता है क्योंकि आत्मा अजर और अमर है और हम पूरी ताकत के साथ जनता के बीच में जा रहे हैं। अगर ये लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं, शीला दीक्षित जी का जो एडवर्टीजमेंट का विज्ञापन का बजट था वो 39 करोड़ हाईएस्ट था एक साल का, और आज 700 करोड़ रुपया दिल्ली की सरकार खर्च करती है। मोदी जी की सरकार रोज 4000 करोड़ रुपया ऋण ले रही है वर्ल्ड बैंक से, आईएमएफ से।
70 साल में जिन लोगों को अभी बीजेपी के प्रवक्ता महोदय ने कोसा, उन्होंने मात्र 56 लाख करोड़ के करीब लेन दिया था। 3 गुना हो गया 7 साल के अंदर। मुझे लगता है कि ये जब तक कांग्रेस से इतना विद्वेष रखेंगे, कभी भी सकारात्मक काम नहीं कर पाएंगे। बैंकों का 7 गुना एनपीए हो गया। जिन लोगों के नाम लिए उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। 8 कंपनियां भाग गई पिछले 1 साल में देश को छोड़कर। 8 लाख से ज्यादा जो पासपोर्ट थे बड़े बड़े व्यापारियों और पढ़े लिखे लोगों ने हिंदुस्तान के सरेंडर कर दिया। इनका दुर्भाग्य यह है कि नोटबंदी जैसा इतना बड़ा भ्रष्टाचार और घोटाला करने के बाद भी ये कांग्रेस के ऊपर उंगली उठाते हैं। गुजरात का 5 गुना कर्ज बढ़ गया जिस दिन मोदी जी गए थे और मोदी जी छोड़कर आए। हरियाणा का पिछले 8 वर्षों में 7 गुना कर्ज बढ़ा है। जिस राजस्थान और पंजाब की बात कर रहे हैं, 10 साल बीजेपी की सरकार थी हमारी सरकार से पहले। मुझे लगता है कि केवल विज्ञापन जीवी होने से अगर देश चलता तो कोई भी चला लेता। शहजाद भाई को बता देता हूं कि आप ही के नीति आयोग की रिपोर्ट है कि 22.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से वापस नीचे चले गए। जिस गरीबी की बात कर रहे हैं ना आप, यूपीए 1 और यूपीए 2 में 12 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए थे। शायद मुझे लगता है पता नहीं होगा आपको। आज आप देखिए कि किस तरह से पर कैपिटा इनकम बांग्लादेश से भी नीचे चली गई। और आज हम तुलना कर रहे हैं आज तक के स्टूडियो में दुर्भाग्य के साथ श्रीलंका जैसे देश से, जो हमारे 2 जिलों के बराबर देश है। उससे हम आज डर रहे हैं कि कहीं हमारी अर्थव्यवस्था ना बैठ जाए। 80 के पार डॉलर चला गया, मोदी जी चूं नहीं कर रहे हैं। अरे जितना श्रीलंका के ऊपर कर्ज है ना, उतना तो गुजरात के पोर्ट के ऊपर पिछले 1 साल में ड्रग्स पकड़ी गई है। आप किस विकास की बात कर रहे हैं? कहां जा रहे हैं आप देश को लेकर? चुनाव जीत जाना ही सब कुछ नहीं होता है। आज गरीब की हालत देखिए, गरीब की थाली से केक गायब हो गया। 410 रुपए में सिलेंडर महंगा था और 1050 रुपए में बड़ा सस्ता है। मोदी जी हैं तो मुमकिन है। चीन हजारों किलोमीटर अंदर घुसकर बैठा हुआ है, लेकिन यहाँ पर ये हिंदू मुसलमान फ्रीबी हिजाब ये वो हनुमान चालीसा, इन्हीं चीजों में पूरे देश को उलझा कर रखना चाहते हैं। देश कहाँ जा रहा है अभी नहीं पता चल रहा है। थोड़े दिन और रुक जाइए। जितना कर्जा पूरे उसके ऊपर है श्रीलंका के ऊपर, उतना तो मोदी जी 2 महीने में ले लेते हैं। शहजाद जी, शहजाद पुनेवाला जी, बहुत छोटा सा लेकिन गंभीर प्रश्न। देखिए शहजाद जी, प्रश्न आप दोनों की बात का जवाब जरूर दीजिएगा, लेकिन एक छोटा सा प्रश्न हमारा है। आपकी दृष्टि में शहजाद जी, हमारे देश के विभिन्न राज्यों, 7-8 राज्यों का आंकड़े आपने और हमने मिलाकर दे दिए हैं, और भी हैं, पूरी लिस्ट है, आ गई है यहां पर। क्यों बढ़ रहा है कर्ज? क्या इसके पीछे कहीं ना कहीं सरकारी योजना है? अब यहां पार्टी लाइन से थोड़ा सा हट जाएं, अगर हम कांग्रेस, आम आदमी, समाजवादी, महाराष्ट्र की एनडीए सरकार जो अभी गई, उससे हट जाएं अगर, तो क्या आपको लगता है कि ये जो फ्री में हम बहुत कुछ बांट रहे हैं, वो एक कारण, विभिन्न कारणों में से एक कारण क्या आप मानते हैं शहजाद भाई, इसे कर्ज बढ़ने का, ऋण बढ़ने का? देखिए सईद अंसारी जी, निश्चित रूप से अगर पूरे देश के पटल पर देखा जाए तो सारे राज्यों को ये प्रयास करना चाहिए कि उनके ऊपर जो कर्ज है वो कम हो, परंतु आपको हर एक राज्य की परिस्थिति समझनी होगी। उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से आपने देखा कि कैसी सरकारें रहा करती थी, आज उत्तर प्रदेश जिसको 2017 में छोड़कर गए थे, वो 6ठी नंबर की अर्थव्यवस्था से 2री नंबर की अर्थव्यवस्था पर आई है। वहां पर 50-60 साल में केवल 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बने, आज 5 एयरपोर्ट है वहां पर। आप देखेंगे कि केवल 10 मेडिकल कॉलेज बने थे, आज 70 मेडिकल कॉलेज तैयार हो गए। 2 एक्सप्रेसवे 70 वर्ष में बनाया गया था, अब 2024-25 तक हम जब जाएंगे तो 13 एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे अभी उसका अनावरण हुआ है। तो ये एक तरफ तो आप देख सकते हैं कि खर्चा किस पर किया जा रहा है, प्रगति पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर, इंडस्ट्रियल और डिफेंस कॉरिडोर बनाने पर, तमंचा कॉरिडोर बनाने पर नहीं। ये केवल और केवल अपनी जेब भरने के लिए और परिवार की जेब भरने के लिए नहीं। तो ये परिस्थितियों को भी समझना होगा कि आज जब हम लोग कोविड का पैंडेमिक है, तो निश्चित रूप से ये सरकारों को इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा, ताकि अर्थव्यवस्था भी जो है वो स्लो डाउन ना हो और उसमें एक तरीके से फूर्ती रहे। ये एक इकोनॉमिक आर्गुमेंट है।